चलिए आज लास्ट सेक्शन हम लोग पढ़ रहे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। और इस सेक्शन में हम लोग आज पढ़ेंगे विखंडन का नियम। लॉ ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, हेडिंग बना लीजिए जल्दी। लॉ ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, विखंडन का नियम। लॉ ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, विखंडन का नियम। चलिए तो विखंडन का नियम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपसे पूछा जाएगा कि किसने दिया इसको, तो आंसर होगा रदरफोर्ड और सोड्डी। रदरफोर्ड तथा सोड्डी। आपसे सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा कि किसने विखंडन का नियम दिया, आंसर क्या बोलेंगे? रदरफोर्ड और सोड्डी। रदरफोर्ड और सोड्डी, रदरफोर्ड और सोड्डी ने दिया। एज गिवन, या इतना ही ठीक है। बोलिए क्या दिक्कत है आपको? अरे वाह, क्या दिक्कत है ये बोलिए। क्या लिखा दिए? क्या? हम्म अच्छा, कहाँ पढ़े? तो काट फाड़ दो, आज ही जला दीजिए उसको, किताब को। दूसरों को जला दीजिए। वो जो लिखा है ब्रह्मा का लकीर है, नहीं बदल सकता। चलो ठीक है भाई, तो इतनी सी बात आपको हम समझा, रदरफोर्ड और सोडी। तो इन दोनों ने क्या दिया? विखंडन का नियम। 5 नियम है टोटल। कितने नियम है? 5। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पांचों में से कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए पहला नियम क्या है, एक एक करके समझना। पहला नियम है कि रेडियो सक्रियता का विखंडन का नियम है, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी में कौन टूटता है? एटम टूटता है कि न्यूक्लियस टूटता है? न्यूक्लियस। विखंडन किसका होता है, एटम का कि न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस का। तो यह न्यूक्लियर विखंडन यानी नाभिकीय विखंडन का नियम है। कल इसी से हम लोग नाभिकीय संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि भूगोल और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ना, तो हम लोग पढ़ लेंगे इसी में। विखंडन का नियम क्या है? विखंडन का नियम है कि कोई भी नाभिक, कोई भी न्यूक्लियस से, कोई भी नाभिक, कोई भी न्यूक्लियस से अल्फा बीटा और गामा किरण, या अल्फा बीटा गामा जो निकलता है कण, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा किरण है, ये तीनों जब निकलता है तो वह नाभिक अपने आप और लगातार उससे निकलता है। यह बाहरी ताप और दाब से प्रभावित नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि सर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो अल्फा रे ज्यादा निकलेगा कि कम? कुछ नहीं, जितना निकलता उतना ही निकलेगा। फ्रिज में रख दिए, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे ज्यादा निकलेगा कम? कुछ नहीं, जितना निकलता उतना ही। इसका मतलब बाहरी टेम्परेचर और प्रेशर से इंडिपेंडेंट है नाभिकीय विखंडन। याद रखिए तापमान से, देखो 3 तरह का रिएक्शन होता है। सर शुरुआत में आप केमिस्ट्री शुरू किए थे, अब बोले थे अभिक्रिया 2 टाइप का होता है। एक को कहते थे भौतिक अभिक्रिया और एक रासायनिक अभिक्रिया। अब 3 टाइप बोल दिए, एक नाभिकीय अभिक्रिया है। 3 तरह का रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन में आप पूरा पढ़े हो फिजिकल, बर्फ से पानी बन गया, कौन सा अभिक्रिया? भौतिक अभिक्रिया। पानी से बर्फ बन गया, भौतिक अभिक्रिया। पानी को उड़ा के भाप बना दिए, रासायनिक बोल रहा है। भौतिक अभिक्रिया। अब भाप हम तो जान ही रहे थे, इधर रख के बस तुरंत रासायनिक मार दिया। ये सब तो कौवा और भैंस उड़ चल रहा है फिर। बोलो भाप को फिर पानी बना दिए, भौतिक। लेकिन कागज को जला के राख बना दिया। जो चीज वापस नहीं लौटा सकते रासायनिक अभिक्रिया। लौट सकते हैं वापस, भौतिक। बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, भाप से जल, जल से भाप, भाप से जल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कागज को जला के राख बना दी, वापस आएगा। आपका उम्र बढ़ गया, फिर से बचपन जाओगे तो उम्र का बढ़ना, रासायनिक अभिक्रिया। दिमाग में आ रहा है? अगला बात आया है नाभिकीय अभिक्रिया। ये क्या है? चाहे भौतिक अभिक्रिया हो या रासायनिक अभिक्रिया हो, यह सब टेम्परेचर और प्रेशर से अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। अरे तापमान बढ़ा देंगे तो बर्फ जल्दी पिघल जाए। याद करो रासायनिक अभिक्रिया में भी तापमान का रोल होता था। कोई एक्सोथर्मिक था, कोई इंडोथर्मिक, कोई उष्माशोषी था तो कोई उष्माक्षेपी। तापमान, टेम्परेचर, प्रेशर का इफेक्ट पड़ता था। लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें तापमान और दाब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम पहाड़ के नीचे रख दो कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस को, तो भी अल्फा बीटा गामा निकलेगा। आप आसमान में रख दीजिए, अंतरिक्ष में रख दीजिए, अल्फा बीटा गामा निकलेगा। ताप और दाब से, बाहरी ताप और दाब से, अंदर तो है ये है, लेकिन बाहरी ताप और दाब से नाभिकीय अभिक्रिया अप्रभावित होती है, ऐसा कहा रदरफोर्ड और सोडी ने। रदरफोर्ड और सोडी ने कहा कि नाभिकीय विखंडन का या रेडियो एक्टिव विखंडन का, रेडियो सक्रिय विखंडन का, नाभिक के टूटने का नियम पहला, नाभिक लगातार, अनस्टेबल नाभिक टूटेगा, अस्थिर नाभिक लगातार और अपने आप अल्फा बीटा गामा किरण का त्याग करती है, एवं यह त्याग या इसका विखंडन बाहरी ताप और बाहरी दाब से प्रभावित नहीं होता है। क्या ये वाला नियम याद हुआ? बोलो रासायनिक अभिक्रिया कितने टाइप के हैं? 3, भौतिक, रासायनिक। भौतिक, रासायनिक, ये दोनों आप पहले ही पढ़ चुके हैं, याद है? तो आज क्या पढ़ रहे हैं? नाभिकीय। क्या नाभिकीय अभिक्रिया बाहरी ताप और दाब से कोई दिक्कत है? लिखिए जल्दी नोट में, नोट में नहीं, पहला नंबर।
इन्होंने लिखे विखंडन की क्रिया एक निरंतर चलने वाली क्रिया है, एक निरंतर एवं अपने आप चलने वाली क्रिया है। विखंडन की क्रिया एक निरंतर एवं अपने आप चलने वाली क्रिया है। विखंडन की क्रिया एक लगातार निरंतर एवं लगातार चल सॉरी निरंतर और अपने आप कंटिन्यूअस एंड स्पॉन्टेनियस निरंतर एवं अपने आप चलने वाली क्रिया है जो बाहरी ताप और दाब से एक्सटर्नल प्रेशर एंड टेम्परेचर बाहरी ताप एवं दाब से अप्रभावित रहती है। बाहरी ताप एवं दाब से अप्रभावित होती है। इसका मतलब यह कैसी घटना है, नाभिकीय घटना की रासायनिक घटना की भौतिक घटना। आपसे कहेगा कि कोई अल्फा रे निकला तो उसका कौन सा घटना है, नाभिकीय की भौतिक की रासायनिक, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए इसी को नाभिकीय घटना। जो बाहरी टेम्परेचर प्रेशर से अफेक्टेड नहीं होता उसको नाभिकीय घटना कहते हैं। इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। न्यूक्लियर फिनोमिना। अच्छा, एक सेकंड में कोई काम जो होता है ना उसको दर बोलते हैं, ये बात आप समझिए। कोई भी काम एक सेकंड में कितना हो जाता है उसको दर बोलते हैं। एक सेकंड में जितनी बार कोई चीज रिपीट होता है उसको उसकी दर बोलते हैं। जैसे ये जो लाइट जल रहा है, यह एक सेकंड में 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। आप देखोगे कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, टीवी शैम्पू बोल रहे हैं टीवी रेडियो, कुछ रेडियो में टीवी मोबाइल, उस सब में लिखा रहेगा 50, टीवी फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन सब 50 हर्ट्ज 240 वोल्ट लिखा रहेगा। ये तो 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है कि इसके जलने और बुझने की दर 50, मतलब एक सेकंड हम गिने तो 50 बार जला, 50 बार बुझ गया, आंख पकड़ नहीं। 10 बार चलता बुझता ना सेकंड में तो आंख पकड़ लेता, 0.1 सेकंड आंख देख लेता। ये एक सेकंड में 10 बार चलता, 10 बार बुझता तो तुम कहता कि भूख बुखार आने पड़ेंगे, आंख बंद कीजिए मोबाइल लाइट। लेकिन 50 बार चलता, 50 बार बुझता, आंख पकड़ ही नहीं पाता, कहता कंटिन्यू रखो। ध्यान समझिए हम क्या कह रहे हैं। दर का मतलब एक सेकंड में कोई चीज जितनी बार होता है उसको दर बोलते हैं। एक सेकंड में कोई चीज जितनी बार होता है उसको क्या बोलते हैं, दर। एक सेकंड में कितना अल्फा रे निकल रहा है, 10 वो निकला तो इसकी रेट ऑफ अल्फा इमिशन 10 हो जाए। एक सेकंड में बीटा 50 वो निकला तो रेट ऑफ बीटा इमिशन 50 हो जाए, बीटा के निकलने की दर 50 हो जाए। यानी एक सेकंड में जितना निकलता है उसको दर कहते हैं। याद रखिए, रदरफोर्ड सोडी ने इसी नियम में कहा, पहला ही नियम है कि नाभिकीय घटना को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग आगे इसको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, आपको पढ़ाएंगे नियंत्रक क्षर, कंट्रोलर रॉड के बारे में। अभी बस ये समझिए कि नाभिकीय घटना को नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि निकल रहा है उसे रेडियो के हम रोक लेंगे, रोक नहीं पाएंगे, नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नीचे लिखिए, मतलब इसी में लिखिए, इट्स रेट कैन नॉट बी कंट्रोल, इसका दर, इसके दर को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इट्स रेट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। अब इसी में इन्होंने कहा कि कौन टूटता है। पहली बात तो है, ठीक बात, नाभिकीय घटना नाभिक टूटता है, लेकिन कौन टूटता है, किसका नाभिक, किसका न्यूक्लियस टूटता है। तो रदरफोर्ड और सोडी ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके एक ग्राफ बना। उस ग्राफ को बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट, अस्थिरता बेल्ट। जिस जिस नाभिक का हम बताते हैं, हालांकि तुमको ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, हम समझा देते हैं, पहले समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। ध्यान दीजिए, ये दोनों एक्सपेरिमेंट किया है। क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, बढ़िया सुनना, एक ग्राफ बनाया, ऐसा ग्राफ आया, इसका नाम दिया स्टेबिलिटी बेल्ट। सर ये सब याद, स्टेबिलिटी, LITY, स्थिरता बेल्ट, याद रखने की जरूरत नहीं है, समझा रहे। जिसका भी न्यूक्लियस इसके आसपास आया, ऐसा ग्राफ मिलेगा, वो स्थिर है। जिसका नहीं आया वो स्थिर नहीं है। कुल मिला के बात इतनी है। सर ये सब क्या पढ़ा रहे, नाटक कर रहे। रदरफोर्ड सोडी ने एक्सपेरिमेंट से देखा कि जिसका परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या, जिसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 20 तक है वो अलग बिहेव करता है, 20 से ज्यादा है अलग बिहेव करता है, 80 तक है अलग बिहेव है, 80 से ज्यादा है अलग बिहेव है। 3 ग्राफ प्लॉट किया, देखो 80 के इधर तो एक को स्टेबिलिटी बेल्ट में आता ही नहीं है। मतलब एक लाइन में समझो, 80 से ज्यादा परमाणु संख्या वाले सभी रेडियो सक्रिय होते हैं। जिसका परमाणु संख्या 80 से ज्यादा है, सीधा बैठिए सुनने आए, जिसका भी परमाणु संख्या 80 से ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे, रेडियो सक्रिय। जिसका परमाणु संख्या 118 तत्व है भाई, 80 से जितना ज्यादा जाओगे सब क्या होगा, रेडियो एक्टिव। देखो 82 नंबर छोड़ के 82 लेड है,
लेट पर आए थे ना आपको शुरुआत में, रेडियो सक्रिय। अच्छा 20 तक में, बढ़िया समझना, समझना क्या है, याद करना होगा, हम समझा तो ग्राफ तो मिटा देंगे। 0 से 20 तक परमाणु संख्या जिसका, यानी हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, 20 नंबर किसका होता है, कैल्शियम। 0 से 20 तक रदरफोर्ड सोडी कहा कि जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है वह स्थिर न्यूक्लियस, टूटता अस्थिर, स्टेबल है, ये नहीं टूटेगा। लेकिन 20 से कम परमाणु संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है, तो ये रेडियो सक्रिय हो। रेडियो सक्रिय का मतलब इससे कुछ निकलेगा, 80 से ज्यादा वाला तो जे है, सबसे निकलेगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा या बीटा निकले, अल्फा और गामा निकले, बीटा, अल्फा और बीटा साथ साथ नहीं निकलता, या तो अल्फा गामा या बीटा गामा। 80 से ज्यादा वाला सब, चाहे न्यूट्रॉन कम हो, न्यूट्रॉन ज्यादा हो, न्यूट्रॉन बराबर हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, 80 से ज्यादा वाला रेडियो सक्रिय होगा। 20 से कम वाला या 20 तक, कैल्शियम तक, अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन की संख्या से, तब रेडियो सक्रिय होगा। सर 20 से 80, 20 से 80 में अगर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है तो वो स्थिर है। सर न्यूट्रॉन संख्या प्रोटॉन से बराबर है तो वो स्थिर है, यानी 20 से 80 तक में कोई भी रेडियो सक्रिय नहीं है। सिंपल इतनी बात है। अब आपसे सवाल कैसा कैसा पूछ सकता है, अधिक परमाणु संख्या वाले परमाणु रेडियो सक्रिय होते हैं, सही कि गलत? सही। कम परमाणु संख्या वाले परमाणु रेडियो सक्रिय होते हैं, गलत। कब सक्रिय होते हैं? जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा। सवाल तुमसे पूछेगा जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होता है क्या रेडियो सक्रिय होगा? नहीं, यहां न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है। जैसे लोहा का बात करें, 2657 होता है। अब आप सोचिए 26 प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना? 26, पैर में पायल, न्यूट्रॉन टिकली माइनस पायल, बताओ 57 माइनस 26 कितना आ गया? 31 आ गया। लेकिन ये स्टेबल है, लोहा तुम कहां लोहा पकड़ते हो तो रेडियो कुछ अल्फा बीटा गामा निकल रहा है, नहीं निकल रहा। यहां बोला कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, कोई दिक्कत है नहीं। यहां जैसे हम बात करें आपका कार्बन 6 12, न्यूट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, पैर वाला, न्यूट्रॉन कितना, माथा माइनस पैर 6, बोला ही ठीक है, इससे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन कार्बन 6 14 करते हैं तो न्यूट्रॉन कितना 8, प्रोटॉन कितना 6, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा, परमाणु संख्या 20 से कम, रेडियो सक्रिय होगा। फाइनल टच, लास्ट तक आपको याद चाहिए। 20 से कम होगा तो रेडियो सक्रिय तभी होगा जब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है। 20 से 80 के बीच में रेडियो सक्रिय नहीं मिलेगा। 80 से ज्यादा रेडियो सक्रिय लेड छोड़ के, किसको छोड़ के? लेड। लेड का परमाणु संख्या कितना है? यही 3 बात। अब ऐसे क्या लिखोगे, हम लिखवाते हैं, लिखिए एनओटी नोट। ग्राफ बनाने से कोई फायदा है नहीं, आप लिखिए जो लिखवा रहे। पहला ही नियम का नोट है, रेडियो सक्रिय कौन, कौन रेडियो सक्रिय? कैसे पता चलेगा? पीरियोडिक टेबल में कैसे पता चलेगा रेडियो सक्रिय कौन? तो परमाणु संख्या 3 भाग में बांट दिए। 20 से कम परमाणु संख्या को जेड बोलते हैं, जानते हैं ना, पैर में पहनते हैं। 80 से ज्यादा, बोलो बीच वाला क्या हो जाएगा? 21 से 80 तक। बीस तक कर लो, 20 से कम मत करो, 20 तक। 0 तो होता नहीं, 1 से ही शुरू, 20 तक, कैल्शियम तक। तो रेडियो सक्रिय कौन होगा? तो आंसर यहां कोई नहीं है। आंसर जिसमें जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो। यहां सभी, बहुत बढ़िया, पीवी को छोड़कर। पीवी का परमाणु संख्या कितना है? 82। अब देखना कैसे सवाल कहेगा कि जिसमें न्यूट्रॉन रेडियो सक्रिय होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है। कहां जरूरी है, कहां जरूरी है? इसी में नीचे एग्जांपल लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा, चाहे आप पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, मान लो कि mg की बात करते हैं, 12 है 24, बोलो इसमें प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन नीचे वाला होता है जेड, इसी को क्या है 12, और न्यूट्रॉन की संख्या टिकली माइनस पे 24 माइनस 12, 12 क्या रेडियो सक्रिय है? रेडियो सक्रिय नहीं, रेडियो सक्रिय नहीं। एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। हम हाइड्रोजन ही ले लेते हैं, 1 और 3, बोलो इसको ट्रिटियम बोलते हैं कि ड्यूट्रियम की हाइड्रोजन? ट्रिटियम, ये ट्रिटियम है, ये हाइड्रोजन नहीं है। प्रोटॉन की संख्या पैर में कितना? 1, और न्यूट्रॉन की संख्या 3 माइनस 1 2। क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है? इसका मतलब ये क्या है? रेडियो सक्रिय। यही नियम फेल हो जाता है। आयरन 26
56, 57 भी कभी कभी होता है। तो प्रोटॉन की संख्या पैर वाला 26, न्यूट्रॉन की संख्या 56 माइनस 26 30। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है लेकिन रेडियो सक्रिय नहीं है। कोई भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, फुल डीप पढ़ रहे हो, रेडियो सक्रिय नहीं। अगर हम बोले कि यहां भाई तो यहां तो सब है, जैसे मान लो यूरेनियम, कोई ले लो ना, यूरेनियम 92 235, तो न्यूट्रॉन की संख्या 92, प्रोटॉन की संख्या 235 माइनस 92, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कर देते हैं 3, 23 में से 9 घटेगा तो 13 9 बाई 14 143। तो ये रेडियो सक्रिय है, इसमें सब है रेडियो सक्रिय है, कहीं सोचना कुछ सोचना ही नहीं है। ये बार बार आता है कि जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज्यादा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा, क्या रेडियो सक्रिय? हमेशा सही नहीं है। 80 के बाद सब रेडियो सक्रिय। तो पहला नियम हम लोग पढ़ लिया, अब दूसरा नियम पढ़ेंगे। पहला नियम याद रखिए क्या है? पहला नियम है कि किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस कौन होगा? अगर 20 से छोटा है तो जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है वो अनस्टेबल, 80 से ज्यादा सभी अनस्टेबल। सभी अनस्टेबल न्यूक्लियस में, अस्थिर नाभिक में अल्फा बीटा गामा के किरण विखंडन लगातार और अपने आप होने वाली घटना है जो बाहरी ताप और बाहरी दाब से अप्रभावित रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार 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 हम बोल रहे ताकि आपको याद हो जाए। हमने बस ये कहा कि कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस कौन है? अगर 20 से छोटा है, न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, अनस्टेबल। 80 से ज्यादा सब अनस्टेबल और कोई अनस्टेबल नहीं। 20 से ज्यादा अनस्टेबल वही है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा। 80 से ज्यादा सारा ही अनस्टेबल है, 80 से ज्यादा सारा। लेकिन 20 से छोटा है तो कौन अनस्टेबल है? जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा। कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो उससे लगातार और अपने आप विखंडन होता है, लगातार और अपने आप विखंडन होता है, लगातार और अपने आप विखंडन होता है। और यह विखंडन बाहर के ताप या दाब से अप्रभावित है। यह विखंडन बाहर के ताप या दाब से अप्रभावित है। विखंडन बाहर के ताप और दाब से अप्रभावित है, इसलिए इसको नाभिकीय घटना या न्यूक्लियर फिनोमेना बोलते हैं। फुल डिटेल आपको हम चल दिए। कितना नियम है इसका? 5 गो। एक नियम कंप्लीट कर लिए। पहला नियम एकदम आसान है। रदरफोर्ड और सोडी ने कहा कि नाभिक अगर अस्थिर होगा तो टूटेगा, टूटेगा तो अपने आप टूटेगा, लगातार टूटेगा। क्या इसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रदरफोर्ड और सोडी का एक पहला नियम एकदम आसान है, बार बार बोल रहे हैं, मेरे साथ बोलो ना, याद होगा। रदरफोर्ड और सोडी का पहला नियम है कि अस्थिर नाभिक, अस्थिर नाभिक लगातार और अपने आप टूटता है। अस्थिर नाभिक लगातार और अपने आप टूटता है। बोलिए फिर से, अस्थिर नाभिक लगातार और अपने आप टूटता है। अस्थिर नाभिक, क्या इसके लगातार या अपने आप टूटने को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह रासायनिक घटना नहीं है। कौन सी घटना? नाभिकीय घटना। और कोई भी नाभिकीय घटना बाहरी ताप और दाब से अप्रभावित होता है, बाहरी ताप और दाब से अप्रभावित होता है। क्या आप बोल लेंगे पहला नियम, अस्थिर नाभिक लगातार अपने आप टूटता है या बाहरी ताप और दाब से अप्रभावित? फिर से बोलो, कोई भी अस्थिर नाभिक लगातार अपने आप टूटता है या बाहरी ताप और दाब से अप्रभावित है। अस्थिर नाभिक लगातार अपने आप टूटता है। अरे बोलो ना यार, अस्थिर नाभिक टूटता है, बाहरी ताप और दाब से अप्रभावित, बाहरी ताप और दाब से अप्रभावित रहता है। अच्छा, अस्थिर नाभिक कौन है? तो सर अस्थिर नाभिक 80 से ज्यादा सब अस्थिर, 80 से ज्यादा सब क्या है? अस्थिर। 20 से कम वही अस्थिर है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा। इतने को ना बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरा नियम, अल्फा के त्याग का नियम। देखो कितना आसान हो गया। पहला याद कर लिए, दूसरा अल्फा निकलेगा, तीसरा में बीटा निकलेगा, चौथा में गामा निकलेगा। अब पांचवा में रदरफोर्ड और सोडी ने बताया। पहली बात तो आपको यह भी लग रहा होगा कि सारी पढ़ का रहे हैं। रदरफोर्ड और सोडी में पांचवा नियम जो इसका पढ़ोगे वो आपको बताया है कि पहले मुर्गी आया कि अंडा है। ये तो बच्चा से सुना होगा ना, कौन पहले आया रे, मुर्गी की अंडा? अंडा रे। अच्छा चलो, शिक्षक पहले आया कि विद्यार्थी? जब तक टीचर एंड विद्यार्थी कैसे बन गया? पहले जब शिक्षक ही नहीं है तो तुम विद्यार्थी किसका? सब तो गजब बात बोल रहा है। अरे बिन टीचर के विद्यार्थी कैसे? विद्यार्थी शिक्षक बन जाएगा तो विद्यार्थी किसी न किसी का विद्यार्थी होगा। सब फेरा ले लीजिए, ये तो तुम सुन ही रहे थे, एक और फेरा आपको हम दे दी। पहले शिक्षक आया, पहले स्टूडेंट आया। क्या लगता है पहले विद्यार्थी आएगा? अब मुर्गी और अंडा पहले अंडा आएगा? हाँ, लॉजिक लगा रहा है तुम लोग। ध्यान दीजिए, यही चीज, इस चीज में पहले होते थे धर्म की बात। तो कोई भी धर्म में जाओगे तो धर्म में यही कहेगा कि ईश्वर ने पहले आदमी बनाया, बड़ा आदमी। यही हो गया, लो बड़ा आदमी पहले आया,
कि छोटा बच्चा पहले आया। अब बताओ, तीसरा नियम तुमको दे दी, पहले छोटा बच्चा आया, कहां से आया? बिन बड़े आदमी क्या गया? अब बड़ा आदमी आया तो कहां से आया? बिन छोटे होले आ गया। ध्यान दीजिए, तो कोई भी धर्म की किताब पढ़ेंगे तो उसमें उसमें कहा जाएगा कि पहले बड़ा सिस्टम चलेगा, पहले टीचर बनेगा, वो पढ़ाएगा किसी को आगे। भगवान ही बना के दिए, पहले मुर्गी तो उसी से अंडा हो, पहले बड़ा आदमी, उसके बाद यही धर्म चलता था पहले, जिसको कहते थे अंधकार का युग, डार्क एज। कोई लॉजिक नहीं है, जो किताब में बोल दी बस भाई, भगवान से ज्यादा ऊपर कुछ नहीं जाता। पहले तो एकदम सिस्टम एकदम पूरा धार्मिक हो गया था कि इससे बाहर नहीं जा सकते। अगर पहले पोप होते थे, पोप कह दिए कि उस गली में भूत रहता है 11 बजे के बाद, तो 7 बजे के बाद उधर से कोई नहीं जाएगा, क्या पता धर ले, जाना ही 7 बजे छोड़ दे। लेकिन इस युग के बाद एक पुनर्जागरण का काल आया, जिसमें लोग जागे, लोग को खोज। पहले ऐसा नहीं सोचना, पहले अगर कोई कह दे कि कलम का खोज हम किए हैं, कलम हम बनाए हैं, तो आदमी को सीधे मृत्युदंड दिया जाता था। कलम तुम बनाया, ये बोलो कि भगवान तुमसे बनवाए, सिस्टम अलग। तुम ही नहीं कह सकते कि हम बनाए, नहीं नहीं, भगवान जो हो रहा है। फिर पुनर्जागरण का काल, उसको डार्क एज कहते हैं। पुनर्जागरण का काल शुरुआत ही होता है रदरफोर्ड सोडी के बाद। इसमें देखोगे चार्ल्स डार्विन इसका बड़ा उपयोग करेगा, इसी 5वां नियम का। और वही डार्विन प्रूव करेगा, कल हम आपको दिखाएं, वही डार्विन प्रूव करेगा कि पहले अंडा ही आया। कैसे आया, वही तुमको रदरफोर्ड सोडी का 5वां नियम बताए। पहले अंडा आया तो कैसे अंडा आया, ये कल ही आप सीखोगे। पुनर्जागरण का काल का मतलब ये हुआ कि अगर फादर कह भी रहा है, पोप कह रहे हैं कि वो गली में भूत रहता है 11 बजे के बाद, तो आदमी 10 बजे से बैठा हुआ, 10 बजे रात से गली में बैठा हुआ कि आने तो भूत को देख लें, उसको डर नहीं लग रहा है। बहुत है तो इतना खोज करने का सवार है सिर पर भूत कि वो अपना पैकेट में लिख के रख लिया, नाम, पता, कार्य, भूत का खोज करना। कि मर गए तो आदमी कहेगा कि पहला बार भूत का खोज में मरा, कुछ नहीं हुआ। ये इस तरह का सिस्टम चल, इसी को कहते हैं पुनर्जागरण। इतिहास में यहीं से शुरू करें। चार्ल्स डार्विन ने 5वां नियम का उपयोग किया। तुम समझो कितना इंपॉर्टेंट बात है। डार्विन ने जो विकासवाद का सिद्धांत दिया, ये रदरफोर्ड सोडी का 5वां नियम से आया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। बानर से ही पैदा हुए। एक आपको देखते हैं बीजेपी के नेता, और कह दिया कि बानर से पैदा हुआ तो आप बानर आदमी काहे नहीं बन रहा है, क्योंकि वो पढ़ा नहीं ना 10वां का एनसीईआरटी पढ़ लेता तो उसको पता होता कि आप बानर से काहे नहीं बन रहे। कारण है ना कि आप बानर, यही चीज हम लोगों को सीखना है। रदरफोर्ड सोडी का नियम कितना इंपॉर्टेंट नियम। रदरफोर्ड सोडी का दूसरा नियम है अल्फा के त्याग का नियम, लॉ ऑफ अल्फा इमिशन। सबसे पहले रदरफोर्ड और सोडी ने यहां अल्फा को परिभाषित किया। ध्यान से सुनना मेरी बात। अल्फा का मतलब इसने कहा कि हीलियम के नाभिक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकालने से प्लस होता है, डालने से माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो जो बचेगा वही हीलियम। देखो हीलियम अगर हम बनाएं आपके सामने तो यही हीलियम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस बना दिया हीलियम का। और इसमें दोस्तों 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, एक को इसमें नाभिक, ये यही हीलियम है। अगर ये को कर देंगे, न्यूट्रॉन हटा देंगे, फिर हाइड्रोजन, ये हीलियम। इसमें से जब इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं, तो सिर्फ यही बचता है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इसी का नाम है अल्फा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं He, बोलो क्या को प्रोटॉन है 2, और न्यूट्रॉन 4 को है, 2 को है, तो यहां 4 तिकली में स्पाइल घटाओगे तब ना 2 आएगा जी, और यहां 2+, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात कहने वाले कौन थे? रदरफोर्ड और सोडी ने कहा कि अल्फा यही है, और इसी का त्याग जब भी होगा, ये जब भी त्याग होगा तो किसी भी कण से, जैसे ये x है, यहां नीचे z का मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, पैर में पहनते हैं, और ऊपर मास नंबर। कहा जब भी अल्फा निकलेगा, एक अल्फा अगर निकल गया तो z में 2 का कमी होगा, a में 4 का कमी होगा। ये पहला नियम, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है बीटा के त्याग का नियम। ध्यान से सुनते जाओ, हड़बड़ाना नहीं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, पूरा बोर्ड पर 10 मिनट ध्यान चाहेंगे, फास्ट चल रहा है। जैसे ही किसी एटम से A और Z से एक बीटा निकल जाएगा, ये जो अगला x नहीं बचेगा, y बचेगा, कोई दूसरा तत्व बचेगा, अगला जो तत्व बचेगा ये y बनेगा, और इससे Z एक बढ़ जाएगा, A में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा नियम है गामा के त्याग का नियम। बोर्ड पर ध्यान देते जाओ, गामा के त्याग का नियम, गामा के त्याग का नियम, लॉ ऑफ गामा इमिशन। और जब भी गामा का त्याग होगा, तो ये A है, ये Z उल्टा लिख दिए, X है, ये एटॉमिक नंबर, ये परमाणु का भार हो गया, और इससे एक गामा निकाल दो तो कोई दिक्कत नहीं, X का X ही रहेगा, Y नहीं होगा, X का X ही रहेगा, Y नहीं होगा, और ये Z का Z ही रहेगा, A का A ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें बस एक ऊर्जा का त्याग होगा, इसमें भी ऊर्जा का त्याग होगा, लेकिन इसमें एंटी न्यूट्रिनो का त्याग होगा और ऊर्जा का त्याग होगा। ये एंटी न्यूट्रिनो कहलाता है, एंटी न्यूट्रिनो। ये 3 नियम के बाद आपका चौथा नियम क्लियर हो गया। ये बात समझिए। सर समझ में कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं, हम समझा ही नहीं है, यही नियम है, हम सब क्लियर कर देंगे। सामने देखिए, आपके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से समझना। ये देखिए, ये हमारा क्लास है, हम लोग का क्लास यही है, और इस क्लास में टोटल, ध्यान दीजिए, इस क्लास में मान लो कि टोटल 50 स्टूडेंट हैं, और इस क्लास में सभी 50 स्टूडेंट का वजन तौले तो 480 किलो आ गए। मान लिए 10 किलो होता 500 होता, लेकिन हम चलो मान लिए कितना किलो, 480 किलो। और इस क्लास में एक आदमी ऐसा है जो
थोड़ा सा मोटा भाई है, और ये देखिए मोटा भाई का पेट थोड़ा मोटा कर देते हैं। और मोटा भाई का जो तुम देख रहे हो, बढ़िया से देखना, आपको एक बार में क्लियर करेंगे। मोटा भाई जो देख रहे हो, ये 2 बच्चा का जगह लेता था। क्या को बच्चा क्लास में आता था? 50। लेकिन मोटा भाई 2 बच्चा का जगह क्लास में लेता था, और इसका वजन अकेले मान लो 100 किलो है। 100 किलो इसी का वजन, बाकी सब 380 अच्छा समा गया इसी में। ध्यान से समझना, बताओ अगर हम एक मोटा भाई को निकाल दें तो क्लास बचेगा वही की बदल जाएगा? क्लास तो बदल गया ना जी, मोटा भाई उसमें नहीं है तो क्लास बदल गया। क्लास का नाम हम एक्स था तो अब वाई दे दी, क्लास का नाम हो गया। अरे बोलो नहीं यार। अच्छा बताओ, 2 बच्चा का जगह निकल गया तो 2 बच्चा कम हो गया 48। अरे हाँ या ना, 100 किलो कम हो गया तो 380। बस कुछ नहीं, यही मोटा भाई का नाम, यही मोटा भाई का, रहने दो इसको, यही देखो ये एक्स है, ये जेड है, और ये ए है, और मोटा भाई का नाम हम अल्फा दे दिए। बताओ अल्फा का मतलब, अल्फा का मतलब तो हीलियम 2 4 याद आ रहा है? तो बताओ ये जेड एक्स वाई बन जाएगा। जेड कितना कम होगा? 2 कम। ए कितना कम होगा? 4 कम। बस यही बात यहां लिखे, जेड -2 आई ए -4। क्या समझ आया क्या? कुछ नहीं है, अल्फा का मतलब हीलियम, कहना नीचे 2 सर 2 कम हो गया तो जेड -2, ऊपर 4 सर 4 कम हो गया ए -4। बोलो दिमाग में आ रहा है क्या? बोलो, यही है अल्फा इमिशन। कोई बड़ा बात नहीं है अल्फा इमिशन। सर मिटा दिए क्या? फिर से बना देते हैं, यही क्लास है, 50 बच्चा 480 किलो। और ध्यान से समझना, इससे एक कागज फेंक दिए, देखो कागज फाड़ के बाहर फेंक दिए क्लास। बताओ क्लास वही है कि बदल जाए? वही रहेगा, तो एक्स है तो एक्स ही रहेगा। अच्छा कागज फेंक दिए, बच्चा की संख्या घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? वही रहेगा। अच्छा कागज फेंक दिए, वजन घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? सर कागज से कौन फर्क पड़ता है? यही कागज को गामा कहते हैं। एक्स जेड ए, गामा का कोई वजन था? कल पढ़ाए थे, मासलेस चार्ज। अरे बोला ना, फोटोन था नहीं तो गामा निकला। तो सर जेड नए वजन था बेचारा का, न इसका नंबर है, ना इसमें प्रोटोन न्यूट्रॉन कुछ है नहीं है, तो ये था वही रह गया, क्लास वही रह गया। कागज बाहर चला गया, क्लास वही रह गया, क्लास में कोई चेंजिंग नहीं। ई वाला समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एंटी न्यूट्रिनो आ गया, इस समझाएंगे मिजाज से। पहले बोलो ये दोनों तो क्लियर है ना सबका? तुमसे सवाल क्या पूछेगा मेरे दोस्त? आपसे सवाल कहेगा कि ये लीजिए x, और यहां दे दिया, मान लो यहां दे दिया आपका 84, और यहां हम दे देते हैं 128, और आपसे कहेगा एक अल्फा का निकल गया, बोलो y जो भी बना इसका परमाणु संख्या क्या हो? सर अल्फा जल्दी बोलो 82। आपसे कहेगा जो भी बनेगा उसका, जल्दी जल्दी बोलो, ये लीजिए खत्म हो। फिर कहेगा ना ना इससे 2 अल्फा निकाले। अब बताओ ए भाई, एक अल्फा मतलब 2 अगर 2 मोटा भाई निकाल दी तो क्या होगा? आई 4 दूनी 8 घटेगा। नहीं समझ रहा जी? कहेगा अब इसमें से एक अल्फा और निकाल दिए, जेड बनेगा, बोलो क्या नाम हो? 78। और यहां सही है ना? अगर आपसे कहे कि x 24 128 या 24 84 128, गामा किरण निकल गया, बोलो जो बनेगा वही हो। बीटा समझाएगा अपन, पहले बोलो दिमाग में दोनों आया कि नहीं? तो इसको लिख लीजिएगा तो दर्द तो नहीं करेगा आपको, लिख लीजिए। बीटा में आप अभी अभी समझा देते हैं एंटी न्यूट्रिनो कहां से आ जाता है। बीटा थोड़ा इंपॉर्टेंट इमिशन है, रदरफोर्ड सोडी का बेहतरीन नियम है। पहले इतना लिख लीजिए जल्दी से। दिमाग में याद रखना, अल्फा का मतलब मोटा भाई, 2 आदमी जगह लेता है, वजन 4 गुना। गामा का मतलब कागज। ये याद रहेगा, समझ में आते रहेगा। कोई सवाल बीटा अभी हम समझाते हैं, घबराने का नहीं। कल हम लोग नाभिकीय संयंत्र से जो भी सवाल आएगा, चाहे अच्छा ये नहीं सोचा खाली केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री हम आपको परीक्षा के लिए पढ़ा। नाभिकीय संयंत्र से ये सवाल भी आता है कि भारत में कहां-कहां नाभिकीय संयंत्र है। भारत में 7 गो है, 22 गो नया क्या बन रहा है, वो कहां-कहां बन रहा है, तो 22 7 29 को तो ऐसे याद करना पड़ेगा। कल हम पूरा ज्योग्राफी और केमिस्ट्री में जितना नाभिकीय संयंत्र पर, न्यूक्लियर रिएक्टर पर सवाल पूछ सकता है। चेरनोबिल इंसिडेंट के बारे में भी आपको यूक्रेन में जो हुआ था कल बता। आज के लिए विराम चाहेंगे सर, बीटा के लिए इंतजार करना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट, सबक है।